जहां पे लास्ट लेक्चर छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे इस दोनों पार्ट के बीच में। तुमने कहा था कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन सा है, दो रजिस्टर R1 R2 इस टाइप का इनफाइनाइट। तो निकालने का तरीका हमने क्या बताया, इसके बीच में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सपोज R डैश है तो एक हटा दिया तो इसके बीच में भी R डैश रहेगा, मतलब इस पूरे को हटा के एक R डैश जोड़ दिया। ठीक है, अब इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को एक और तरीके से पूछता है कि ये बहुत सारे ऐसे हैं बट इनफाइनाइट नहीं है, ऐसे जा रहा है 10 20 15 ऐसा है, और लास्ट में एक ऐसा रेजिस्टेंस जोड़े R डैश, कितना रेजिस्टेंस जोड़े कि इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने ऐसे ब्लॉक्स है उससे इंडिपेंडेंट है। मैं इस सवाल को फिर से बोल रहा हूं कि ऐसे ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, 10 हो या 15 हो, बीच में देखो डॉट डॉट दे दिया है और लास्ट में एक R डैश जोड़ दिया है। ये R डैश का वैल्यू क्या हो कि इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसमें ऐसे ब्लॉक्स 10 हो या 15 हो या 20 हो, इससे इंडिपेंडेंट हो। समझ में आया ये? सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है, उसको दूसरे तरीके से बोल रहा हूं। फाइंड R डैश, यूरोडोव का समय ये, फाइंड R डैश so that equivalent resistance between A and B will be independent of number of repeating block। सो ये सवाल है बच्चों, ट्राई करो। सो इसको कैसे सॉल्व करना है सुनना। अगर हमने ये R डैश कनेक्ट किया और इसमें सपोज अभी 20 ऐसे रिपीटिंग ब्लॉक हैं, 20 रिपीटिंग ब्लॉक है और इसके बीच का कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब क्या करते हैं, इसमें से एक ब्लॉक हटा दिया, ये ब्लॉक हटा दिया, ये वाला पार्ट, तो ये ब्लॉक अगर हटा दिया फिर भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वही रहेगा। और ये कब पॉसिबल है, तो जितना पहले इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था अब भी ये हटाने के बाद भी उतना ही रहे। तो पहले इसके बीच में कितना है, इसके बीच में है R1 प्लस R2 R डैश डिवाइड बाई R2 प्लस R डैश। अभी जब 20 ब्लॉक ऐसे रिपीटिंग ब्लॉक है, 1 2 3 काइंड ऑफ थिंग, 20, और ये सब तो वैसा ही है, सिर्फ इसके बीच में ये हटा रहे हैं। तो हटाने से पहले इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, ये, और अगर इसको हटा दिया तो सिर्फ R डैश बचा, तो दैट इज इक्वल टू R डैश। आई होप कि ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। सर एक बार दोबारा बताना, वो इक्वल टू R डैश कैसे लिखा आपने, वो नहीं समझा बात, लास्ट वाला स्टेप। हाँ, ये वाला मिटा दो, ये वाला लिखा हुआ। हाँ सर मिटा दो।
अभी मैंने कहा कि सपोज ये ना ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऐसे जो है 1 2 3 डॉट 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 ये 20th, ठीक है। अभी इसके बीच का कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब उसमें से मैं क्या करता हूं, ये वाला 20th नंबर वाला ब्लॉक हटा देता हूं, तो एक हटा दिया, लेकिन ये आरडेस को तो रखना है ना। ये पॉइंट मान लो एम पॉइंट और ये एन पॉइंट है, इसको हटा दिया तो सिर्फ इसको रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एम और ये एन, ये आर डैश है। अब इधर कितने हैं, ये 19th नंबर वाला है, 19th नंबर वाला, और ऐसे पूरा। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस केस में जितना है उतना इस केस में, चाहे वो 20 हो चाहे 19 हो। तो 19 तक तो इसका फर्स्ट केस और सेकंड केस सेम है, डिफरेंट कहां पे आ रहा है, डिफरेंट यहां पे आ रहा है। 19 के बाद फर्स्ट केस में यहां पे ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, और सेकंड केस में 19 के बाद सिर्फ ये सेगमेंट है। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस होगा। अभी कितना है, R1 R2, ये सॉरी R2 R' सीरीज पैरेलल, और उसके साथ R1 सीरीज में, बाद में सिर्फ R' है, दिस टू आर इक्वल। बच्चों ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, और बिना बताए हुए इनफैक्ट मैं यूज कर रहा था किरचॉफ्स लॉ में से पहला लॉ तो यूज कर रहा था, दैट इज कॉल्ड जंक्शन लॉ। बहुत ही सिंपल सा ये कि अगर बहुत सारे करंट करेंट वायर है जो एक पॉइंट से निकल रहा है, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, 2 का तो मतलब नहीं है, तो एक लाइन होगा तो 2 हो जाएगा, तो कम से कम 3 हो, जंक्शंस कहेंगे कम से कम 3, है ना। और इसमें क्या होगा कि कुछ पॉइंट पे करंट, कुछ बार में करंट इस जंक्शन को अप्रोच कर रहा होगा, इस जंक्शन के तरफ आ रहा होगा, और कुछ करंट दूर जा रहा होगा। तो ये I1 सपोज करंट आ रहा है, I2 करंट इस वायर से जा रहा है, इससे I3 जा रहा है, और कॉमन सा सेंस से तुम बताओगे कि I1 जितना करंट आ रहा है दैट इज इक्वल टू उतना ही करंट जाएगा बाहर। दैट मीन्स all algebraic summation of all incoming current equal to outgoing current। ये कॉन्सेप्ट क्यों कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट इसलिए कर रहे हैं कि करंट का मतलब कुछ चार्ज पर सेकंड आ रहा है, तो इस जंक्शन पे जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज चला जाएगा। इस जंक्शन पे चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा, और चार्जेस कंजर्व है, इसलिए जितना चार्ज आएगा, अगर मान लो चार्जेस ऐसा होता है कि अपने आप वेनिश हो जाता है या अपने आप जनरेट हो जाता, तो हो सकता था जितना चार्ज आए उससे ज्यादा जाए या उससे कम जाए, बट ऐसा नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि दिस जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ, बोर्ड के एग्जाम में ये पूछ देगा जंक्शन लॉ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सो ऐसा लिखते हैं, या कभी कभी
सपोज एक जंक्शन है ऐसा, कुछ करंट दिखा दिया, तो इसमें देखो कुछ इनकमिंग करंट है, कुछ आउटगोइंग करंट है। तो समटाइम्स वी आल्सो यूज टू राइट कि मान लेते हैं कि सारा करंट इनकमिंग ही है, मतलब इनकमिंग को पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन आउटगोइंग है तो उसको इनकमिंग जैसा ट्रीट करेंगे तो माइनस लिखेंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं, इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल इनकमिंग, ऑल जितने अलजेब्रिक समेशन ऑल करंट टू द, ऐसा लिख लेते हैं बेटर, ऑल करंट टू ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। अब इसमें किसी को दिक्कत हो सकती है तो मैं समझा रहा हूं, अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल करंट टू ए जंक्शन इज 0। इसका मतलब हुआ कि देखो इस जंक्शन पे कुछ करंट आ रहा है, तो आने वाले को मैंने पॉजिटिव ले लिया, ये मैंने कन्वेंशन बना लिया, तो जाने वाले को निगेटिव लिखेंगे, I1 प्लस I2, इसमें वो तो दिखा दिया मैंने साइन, जा रहा है तो माइनस I3 लिख देंगे। अगर इस पे साइन दिखाता आ रहा है, सबका आ रहा है दिखा देते, तो सबका प्लस लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। या कहीं पे ऐसे जंक्शन दिखाइए, इसके लिए लिखा बच्चों, अगर कहीं पे ऐसे दिखाया हुआ है, देखो सारा इनकमिंग दिखा है, तो लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इज इक्वल टू 0। और ये 0 तभी होगा जब इसमें से कम एक निगेटिव हो, ना तो ये सारा निगेटिव हो सकता है, ना ही सारा पॉजिटिव हो सकता है। तो मैथमेटिकली ऐसे भी लिखते हैं, तो वी कैन यूज टू राइट दिस काइंड ऑफ थिंग इक्वेशन। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लिखना ज्यादा प्रेफरेबल रहता है। किसी केस में जब मुझे डायरेक्शंस नहीं पता होता है कि कौन सा करंट इनकमिंग है, कौन सा आउटगोइंग है, तो मैं सबको इनकमिंग मान करके ऐसे लिख लेता हूँ, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। क्लियर ये कॉन्सेप्ट? अच्छा, नेक्स्ट है किरचॉफ्स लूप लॉ। इसको कभी कभी बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या कभी इसको बोलते हैं किरचॉफ्स सर्किटल लॉ, सर्किट क्लोज सर्किट, है ना। तो शॉर्ट में कभी कभी तुम लोगों को कभी मैं ही बोल दूंगा लूप लॉ लगाओ या सर्किटल लॉ लगाओ, तो सर्किटल लॉ को KCL लिख लेते हैं, या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL, ये सब सेम ही है। तो ये है क्या वो समझाता हूं। कोई भी ये तब यूज में आएगा जब हमारा सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है, एक से ज्यादा सर्किट है, मतलब सॉरी एक सर्किट में एक से ज्यादा लूप है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अब देखो ये एक सर्किट बन गया, इसमें कितने क्लोज लूप है, कितने क्लोज लूप है। तो देखो एक क्लोज लूप ये है, यहां से चले ऐसे चले, एक क्लोज लूप ऐसा है, और एक क्लोज लूप बड़ा वाला है, 3 क्लोज लूप है। बट इसमें से तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है, तीनों इसमें इंडिपेंडेंट लूप जो कहेंगे वो 2 है, तीसरा जो होगा उसी का कॉम्बिनेशन होगा।
ठीक है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सेज दैट कि जो भी इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग अगर हम चलते जाते हैं और क्लोज लूप में आते हैं तो टोटल वर्क डन जो होगा वो 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, टोटल वर्क डन 0 होगा। वर्क डन को हम लोग कैसे लिखे हैं पोटेंशियल के टर्म में, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट dl लिखते थे, तो उसी को हम बोल सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा अगर हम एक लूप में चले तो, जहां से चले वहीं पहुंच गए, तो लिखेंगे यहां पे टोटल पोटेंशियल चेंज इन ए क्लोज लूप will be 0। या इसी को कहेंगे इन ए क्लोज सर्किट या क्लोज लूप, इन ए क्लोज लूप algebraic summation of potential change across all element in the loop equal to 0। अब इसको समझाता हूं, दो स्टेटमेंट जो दिया, तो सबसे पहले हमने जो यहाँ पे लिखा है सर कि करेक्ट सर, ये पोटेंशियल चेंज अक्रॉस ऑल एलिमेंट, कहोगे एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट इज, जैसे यहाँ पे रजिस्टर है और कौन सा ये बैटरी सेल है, ओके, तो यहाँ पे तो ये दो ही एलिमेंट है, लेकिन आगे के चैप्टर में जब हम जाएंगे तो उस चैप्टर में कुछ और एलिमेंट्स भी ऐड होंगे, जैसे कैपेसिटर, और आगे पढ़ेंगे इंडक्टर, ये सब भी कहेंगे सर्किट का एलिमेंट है। तो इसको लिखते कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चों एकदम ध्यान से समझना। सो अभी अगर कोई पूछा जाए कि किरचॉफ्स लूप लॉ या किरचॉफ्स सर्किटल लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, सो दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ principle that electric field is a conservative force field। लिख लो, this is based on principle that electric field is conservative force field। और ये स्टेटमेंट लिख लिया। यहां पे जो मैं लिखा हूं ना पोटेंशियल चेंज लिखा हूं, सब एकदम ध्यान से देखना।
अभी मैं बात कर रहा हूं कि ये आइडियल सेल है, आइडियल बैटरी है। आइडियल बैटरी का मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टर दिखाएंगे, हालांकि वो बैटरी के अंदर रहता है, बट मैं समझने के लिए बैटरी के बाहर दिखाऊंगा, जैसे ऐसे दिखाऊंगा। ये हो गया पूरा हमारा सेल, ये स्मॉल आर हो गया और ये ईएमएफ ई हो गया। तो पहले आइडियल के लिए बता रहा हूं। तो बच्चों इसका पोटेंशियल लो और ये हाई पोटेंशियल पे है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ई, ये ज्यादा है। अगर कोई मान लो ऐसे मूव किया तो पोटेंशियल चेंज क्या लिखेंगे? सारे बच्चे यहां पे ध्यान देना, पोटेंशियल चेंज। ये एरो मैंने बताया वी आर गोइंग इन दिस वे, तो ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल। इनिशियल हाई पोटेंशियल पे है, फाइनल लो है, तो पोटेंशियल चेंज माइनस ई, मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अगर सेल ऐसा होता, इसका सपोज इवन है, वी आर गोइंग इन दिस वे, तो यहां पे लिखेंगे पोटेंशियल चेंज दैट इज इक्वल टू, यहां से यहां जा रहे हैं, ये फाइनल है हाई पोटेंशियल पे, प्लस इवन। क्या ये कन्वेंशन सबको क्लियर? निखिल शाह क्या बताओ? सेकेंड एलिमेंट इज रजिस्टर्ड, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। तो अगर हम लोग इधर जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पोटेंशियल चेंज। अब तुम ही लोग बताओ बच्चों कि क्या लिखूं पोटेंशियल चेंज, प्लस आई आर या माइनस आई आर? ये हाई ये लो है, चेंज का मतलब हुआ फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस आई आर। सब ये दिमाग में कन्वेंशंस बना लो। इफ वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल चेंज होगा माइनस आई आर। अगर ये रजिस्टर है सपोज R1, करंट इज I1, सपोज करंट इधर आ रहा है एंड वी आर गोइंग इन दिस वे, हम लूप में ऐसे जा रहे हैं, तो ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, पोटेंशियल चेंज इक्वल टू प्लस I1 R1, करंट के अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो बहुत स्लोली बताया मैंने, शायद समझ में आ गया होगा। हर्षल ने आंसर भी बताया। बच्चों एक कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन। करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज ध्यान देना है, जंक्शन लॉ को यूज करना है। यूज कॉन्सेप्ट ऑफ जंक्शन लॉ, जो कि ऑलरेडी पहले भी करा रहा था। एंड देन दूसरा पॉइंट, कि कोई बैटरी सपोज कुछ करंट दे रहा है, मैं पहले समझा देता हूं और ये फिर करता हूं। अगर ये बैटरी है तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट अगर सपोज आई निकल रहा है, दैट मीन्स हम कहेंगे कि दिस बैटरी सप्लाइंग करंट आई। तो इसके निगेटिव टर्मिनल पे करंट आई वापस आएगा, आई ही वापस आएगा। इस चीज को ध्यान देना। अगर कोई बैटरी अगर आई करंट सप्लाई कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट जा रहा है, तो निगेटिव टर्मिनल पे आई करंट जरूर आएगा। इसका मतलब ये जितना चार्ज दे रहा है बच्चों, उतना ही चार्ज ये ले रहा भी होगा। कोई एहसान किसी पे नहीं करता ये। क्लियर? ये हमेशा रहेगा। सिमिलरली सपोज ये सपोज E1 है
और किसी केस में आगे ऊपर और भी कुछ बैटरीज है, तो हो सकता है कि इसमें करंट ऐसे आ रहा है, I1 पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट इन कर रहा है, मतलब इनफैक्ट ये करंट एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है इस केस में, इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग एंड दिस इज कॉल्ड चार्जिंग। सो चार्जिंग का मतलब, सॉरी ये हो गया डिस्चार्जिंग का मतलब बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, दे रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है क्या? चलो अब देखो जो हमने पढ़ा उसको हम यूज करते हैं। तो मैं यहां से सबसे पहले तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, और एक चीज हमने ये बताया था सेकेंड पॉइंट करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कि जितना बैटरी को है, जितना करंट देगा उतना ही करंट वापस लेगा। और ये भी बताया कि जरूरी नहीं कि हमेशा कोई बैटरी करंट दे ही रहा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल ही रहा है। अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रहा है तो कहते हैं कि ये बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल पे इन कर रहा होगा तो आई अगर इन कर रहा है तो आई बाहर जा रहा होगा नेगेटिव टर्मिनल से। सो इन दिस केस वी विल से कि ये चार्जिंग हो रहा है, ये चार्जिंग का केस है और ये डिस्चार्जिंग का केस है। इस केस में कहेंगे द बैटरी सप्लाइंग एनर्जी इस केस में कहेंगे बैटरी इज absorbing एनर्जी या रिसीविंग एनर्जी, ये एनर्जी एक्यूमुलेट कर रहा है, जमा कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है। चलो अब हम लोग यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बच्चों। सो देखना यहां से, लेट्स इस टर्मिनल ने करंट दिया I1, V1 इक्वल टू 10 वोल्ट है, I1 देखो ये तो सीरीज में यहाँ पे I1 और I1 आया तो इसके पास दो केस है, कुछ इधर चला जाएगा और कुछ इधर चला जाएगा। तो लेट्स इसमें चला गया I2, अगर इसमें I2 चला गया तो इसमें कितना जाएगा, I1 आया था तो इसमें चला जाएगा, जंक्शन लॉ लगाएंगे I1 माइनस I2, I1 आया, I2 इधर गया, बचा हुआ इधर चला जाएगा। क्या ये जंक्शन लॉ क्लियर हुआ? अगर यहाँ पे I2 इन कर रहा है तो यहां से भी I2 इधर जाएगा, यहाँ पे I2 आया, यहाँ पे देखो I1 माइनस I2 आया, ये दोनों मिलकर के I1 हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा तो हमने कहीं गड़बड़ किया है। सो दिस इज करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तो दो ही वेरिएबल था I1 I2, किसी केस में 2 3 4 वेरिएबल हो सकते हैं। अब हम लोग किरचॉफ्स जंक्शन लूप लॉ लिखते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से मैं ऐसे जाता हूं, इस लूप पे घूमता हूं, यहां से स्टार्ट किया ये 2 ओम
सॉरी 2 ओम का है, I1 करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। याद करो अभी पोटेंशियल घट रहा होगा, पोटेंशियल चेंज निगेटिव होगा, -I1 इंटू 2, यहां से यहां जा रहे हैं, +10, पोटेंशियल बढ़ा है, पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव होगा। यहां पे आगे यहां से ऐसे आ रहे हैं, I1 है, ये भी 2 है, करंट के डायरेक्शन में है, तो -I1 इंटू 2, ये लूप कंप्लीट कर रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -I1 -I2 I इंटू 3, और यहां पहुंच गए, इसलिए टोटल कितना हो जाएगा 0। क्या ये समझ में आ गया? सिमिलरली इफ यू राइट इन दिस, अगर यहां लिखोगे सबसे पहले तो मैंने बताया किरचॉफ्स लूप लॉ, स्टेटमेंट क्या लिखा था, टोटल पोटेंशियल चेंज इन ए क्लोज लूप, लूप का मतलब क्लोज, इज इक्वल टू 0। ये किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग ही लिखते हैं। पोटेंशियल डिफाइंड वर्क पावर एनर्जी में पढ़ोगे। अब उसके बाद हमने क्या बताया बच्चों की, बैटरी में कैसे लिखते हैं पोटेंशियल चेंज, फिर बताया रजिस्टर में कैसे लिखते हैं, और उसका एप्लीकेशन यहां पे लिया। अब मैं देखो दूसरा लूप ये है, अब इस लूप में भी मैं कहीं से जा सकता हूं, सपोज मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और ऐसे घूम रहा हूं, यहां से चले ऐसे, तो सेकेंड इक्वेशन देखना, यहां से आगे जा रहा हूं, पोटेंशियल चेंज -5 या +5, +5, करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं, करंट कितना लिखा हो I2, करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं, तो -I2 इंटू R कितना है 1, यहां से यहां ऐसे आ रहे हैं बच्चों, देखना करंट के अगेंस्ट आ रहे हैं, तो +I1 -I2, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो +IR, फिर यहां पहुंच गए, दैट इज इक्वल टू 0। अब बताना श्रेयस की क्या क्लियर हुआ? सो बच्चों अभी तक तुम लोगों ने क्या कर लिया, 2 इक्वेशंस लिख लिया। कितने वेरिएबल है, 2, I1 और I2, 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन, यू कैन सॉल्व दैट। ये सॉल्व कर लोगे, आराम से हो जाएगा। क्लियर? तो हम ऐसे करंट डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे एंड देन इक्वेशंस लिखेंगे, वी कैन सॉल्व। कोई बच्चा पूछेगा सर एक तीसरा लूप भी तो हो सकता है, ये लूप, तो इस लूप में इक्वेशंस लिखोगे तो कोई अलग नहीं आएगा इक्वेशन, इसी दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ये 2 इंडिपेंडेंट है, तीसरा जो आएगा इसी दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। सो चूज एनी 2। अब बच्चों देखो मैंने एक सर्किट बना दिया है, इसमें एक बैटरी नहीं 2 3 दे दिया है,
और इसमें मुझे निकालना है कि कितना कितना करंट होगा, 1 ओम में कितना है, 2 ओम में कितना है, 3 ओम में कितना है। ठीक है, सो कहीं से स्टार्ट करो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सपोज ये करंट I1 है, I1 यहां से आया, यहां पे चला जाएगा सपोज I2, इसमें चला जाएगा I1 माइनस I2, यहां से I1 माइनस I2 ये रहेगा I1 माइनस I2, यहां से क्या है I2, ये दोनों का ऐड कर दो तो ये I1 आ जाएगा। राइट इक्वेशंस सॉल्व करो, है ना, और सॉल्यूशंस, इक्वेशंस लिखने के बाद सॉल्यूशंस मुझे अगर पॉसिबल है तो व्हाट्सएप करो, देखते हैं कितने बच्चे कर रहे हैं। और इसी सवाल को मैं कल नेक्स्ट लेक्चर्स में एक दो और मेथड से डिस्कस करेंगे, और वो थोड़ा आसान होगा, बट ये लूप लॉ लिखना भी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है, तो इसको पढ़ाए बिना आगे नहीं जा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मैजिक दिखाने के लिए ये ऐसा मत करो, ऐसा मैजिक करते हैं, तो वो भी बताएंगे, वो मैजिक भी बताएंगे, बट पहले ये इस पे कंफर्ट जोन आ जाना चाहिए।